आर्बिट्रेशन में हम कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का चैप्टर कर रहे थे। इसमें सेक्शन 18 से 27 तक है मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन, जो कि धारा 18 से 27 तक है। धारा 18 में हमने देखा पक्षकारों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। धारा 19 में हमने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स होगी उस पर कौन से नियम होंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि सीपीसी और एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा और जिस पर पक्षकार करार करेंगे वह प्रक्रिया लागू होगी, और अगर वह करार नहीं कर पाते हैं तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तय करेगा वह प्रक्रिया लागू होगी। अब हम आज देखते हैं धारा 20 कि माध्यस्थम का स्थान, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगा। जैसा कि हमने देखा है कि हर एक चीज के लिए पक्षकार करार करने को स्वतंत्र है, क्योंकि मध्यस्थम का उद्देश्य ही यह है कि पक्षकारों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट यही है कि आर्बिट्रेशन का प्लेस यानी स्थान तय करने के लिए पक्षकार करार करने के लिए स्वतंत्र होंगी, यानी पक्षकार करार द्वारा यह तय कर पाएंगे कि मध्यस्थम किस स्थान पर होगा। यह 20(1) में है। अब 20 की सबसेक्शन 2 यानी कि 20 के उपधारा 2 में यह है कि अगर पक्षकार जो कि 20(1) में करार करने की स्वतंत्रता दे रखी है उसका फायदा नहीं उठाते हैं या वे करार करने में असफल हो जाते हैं, तो 20 की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि मध्यस्थम अधिकरण स्थान को तय करेगा। और वह स्थान को तय कैसे करेगा? वह पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए और जो मैटर है उसकी परिस्थितियों को देखते हुए, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए स्थान को तय करेगा। ठीक है, 20(1) में पक्षकार तय करेंगे और 20(2) में मध्यस्थम अधिकरण तय करेगा। फिर ये कहता है कि अगर कोई अन्यथा करार नहीं किया गया है, यानी कि 20(1) और 20(2) में चाहे वह मध्यस्थम के पक्षकार द्वारा तय किया गया हो या मध्यस्थम अधिकरण द्वारा स्थान तय किया गया हो, इसके बावजूद भी अगर अन्यथा कोई करार नहीं होता है तो सदस्यों के विचार विमर्श के लिए, एविडेंस लेने के लिए या एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए या पक्षकारों की सुनवाई करने के लिए या फिर दस्तावेज, माल या संपत्ति के निरीक्षण के लिए मध्यस्थम अधिकरण ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी बैठक कर सकता है जहां पर वह बैठक करना ठीक समझे। यानी कि 20(3) कहता है कि 20(1) और 20(2) में अगर कोई स्थान तय हो गया है तो उससे भिन्न स्थान पर भी ये सभी जो बातें मैंने बताई कि विचार विमर्श करने के लिए, साक्ष्य लेने के लिए, विशेषज्ञों की राय लेने के लिए, पक्षकारों को सुनने के लिए या दस्तावेज, माल या संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकता है जब तक कि अन्यथा करार न हो। यानी कि अगर पहले से ही अन्यथा करार हो गया हो कि एक बार जो स्थान तय हो गया है उसके अलावा दूसरे किसी स्थान पर कोई अन्य काम नहीं होगा तो 20(3) लागू नहीं होगी, अन्यथा 20(3) लागू होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 है कि मध्यस्थम की कार्रवाई का प्रारंभ हम कब मानेंगे। यह सेक्शन 21 हमें बताती है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, कि यदि कोई अन्यथा करार नहीं किया गया हो, यानी कि इसका मतलब यह है कि पक्षकार करार करने के लिए स्वतंत्र है कि मध्यस्थम कार्रवाई का प्रारंभ किस डेट से माना जाएगा, किस डेट को वह प्रारंभ होना मानते हैं, तो वो करार करने को स्वतंत्र है। लेकिन अगर करार नहीं करते हैं, ठीक है, करार नहीं करते हैं तो सेक्शन 21 लागू होगी।
तो करार नहीं करते हैं तो किसी विवाद के संबंध में जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है उस डेट से प्रारंभ हुई मानी जाएगी जिस डेट पर उस विवाद को मध्यस्थम को निर्दिष्ट करने का या सुपुर्द किए जाने का अनुरोध प्रत्यर्थी यानी रिस्पोंडेंट को प्राप्त होता है। ठीक है, मध्यस्थम को सौंपने का जो अनुरोध है वो रिस्पोंडेंट को जिस दिन प्राप्त होता है उस दिन मध्यस्थम कार्रवाई का प्रारंभ माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 22 हम देखते हैं। सेक्शन 22 कहता है कि भाषा क्या होगी। मध्यस्थम जो कार्रवाइयां हैं उसमें भाषा क्या होगी। तो 22(1) कहता है कि भाषा को तय करने के लिए मध्यस्थम स्वतंत्र है, मध्यस्थम के पक्षकार स्वतंत्र हैं कि किस लैंग्वेज में सभी कार्रवाइयां होंगी। यानी हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, अन्य कोई लैंग्वेज में किस भाषा में सभी कार्रवाइयां होंगी यह तय कौन करेगा, पक्षकार तय करेंगे। ये 22(1) कहता है। अब 22(2) कहता है कि 22(1) में अगर वे करार नहीं करते हैं पक्षकार तो क्या होगा, तो भाषा क्या होगी यह तय मध्यस्थम अधिकरण करेगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तय करेगा अगर पक्षकार भाषा को तय नहीं करते हैं तो। अब यह है कि जैसे कोई भाषा तय कर ली गई है, मानिए हम मानते हैं कि हिंदी भाषा तय की गई है, तो अब यह भाषा किन किन चीजों पर लागू होगी, ये आंसर हमें 22(3) देता है कि जो तय की गई भाषा है, चाहे 22(1) में करार द्वारा पक्षकारों ने किया हो या फिर 22(2) में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उस भाषा का निर्धारित किया हो, तो वह भाषा किन किन पर लागू होगी, किन चीजों पर लागू होगी। रिटर्न स्टेटमेंट पर, लिखित कथन पर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा कोई भी सुनवाई होगी उस पर, आर्बिट्रल अवार्ड पर, मध्यस्थम पंचाट पर, या कोई कोई भी विनिश्चय या डिसीजन किया जाता है या फिर और भी कोई सूचना का आदान प्रदान होता है, संसूचना दी जाती है यानी कम्युनिकेशन होता है, उन सब पर वह भाषा लागू होगी। अब 22(4) एक अच्छा प्रोविजन दिया गया है। 22(4) आपका कहता है कि अगर कोई दस्तावेजी साक्ष्य है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अन्य कोई लैंग्वेज में है, अन्य लैंग्वेज यानी कि जो भाषा तय की गई है 22(1) और 2 में, उससे भिन्न लैंग्वेज में अगर कोई दस्तावेजी साक्ष्य है तो उस तय की गई भाषा में उसका अनुवाद भी लगाया जाएगा। यानी कि हमने हिंदी भाषा तय की थी, अब कोई दस्तावेजी साक्ष्य इंग्लिश में है या उर्दू में है, फ्रेंच में है, किसी अन्य भाषा में है, तो जो तय की गई भाषा है उसमें भी उसका अनुवाद किया जाएगा, यानी कि उसका अनुवाद हिंदी में भी लगाया जाएगा। यह आपकी सेक्शन 22(2) कहती है। अब सेक्शन 23 से लेकर 27 तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।